जिसने ये पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना वरना ये वीडियो समझ नहीं आएगा। अब हर दिन ऊषा सेंपाई के साथ घर तो जा सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता, पर ऊषा इसमें भी काफी खुश है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां ऊषा देखता है कि सयाका मयूमी के ऊपर है। ये अश्लील नजारा देखकर ऊषा कुछ कहने लायक ही नहीं बचता। तभी मयूमी बोलती है कि मेरी मदद करो। रित्सु दोनों को हटने के लिए बोलती है। तब सयाका उसको कुछ बोलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सयाका ने पी रखी है। मयूमी एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही वो घर आई उसने पाया कि सयाका गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। सयाका इस हालत में अजीब अजीब बातें करने लगती है, जैसे कि उसे मयूमी को किस करना है, पर मयूमी बोलती है कि मैं जापानीज लेडी हूँ, मेरे से दूर हटो। तभी यहाँ ग्रैंड माँ आकर सयाका को पन्नी से दबाने लग जाती है। और अब नशा उतरने के बाद सयाका सबसे माफी मांगती है, जिस पर सब पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब सयाका बताती है कि वो अपने ग्रुप के साथ क्लब में गई थी जहाँ उसको उसका एक्स मिल गया, और क्योंकि वो मूवमेंट ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी इसलिए वो आराम से हंस रही थी। लेकिन इसके एक्स को लगा कि ये उस पर चांस मार रही है और वो इसे जबरदस्ती किस करने लगा। तब सयाका ने गुस्से में अपनी सैंडल से उसके मेन पार्ट को, और ये दर्द उषा और शिरो को महसूस हो जाता है। सयाका काफी गुस्से में अपने एक्स को जान से मारने की बात करती है, उषा उसे शांत कराता है। तब म्यूमी बोलती है आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपने एक्स को कभी नहीं भुलाते। इसने तो सच बोल दिया भाई, दिल जीत गया भाई यहाँ तो। पर तब सब म्यामी का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम भी तो अपने एक्स को नहीं भूली, वो 3 टाइमर। यहाँ म्यामी एक अच्छी बात बोलती है कि कैसे आदमी लोग अपने हर रिलेशन को सेव करके रखते हैं फाइल की तरह, वहीं औरतें मूव ऑन कर जाती हैं और नया रिलेशन बना लेती हैं। क्या डीप बात बोली है भाई इसने। लेकिन यहाँ भी सब इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमसे तो नए रिलेशन बनाए ही नहीं जाते। रित्सु भी बोलती है कि तुम तो अपने पुराने रिलेशन या पुरानी चीजों से कुछ सीखती ही नहीं हो। पर तब सयाका बोलती है कि तुम तो इससे भी बेकार हो, तुम्हारा तो कोई डाटा ही नहीं है, तुमने आज तक किसी रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है, बस हमेशा ही बुक में खोई रहती हो। रित्सु बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं भी अच्छे दोस्त बना सकती हूँ। पर सयाका बोलती है तुम्हारा तो आज तक कोई दोस्त ही नहीं है। यहाँ ये सुनकर ऊषा खुश हो रहा होता है कि वही है जो पहली बार उसका दोस्त बनेगा। अब सयाका फिर से बहक जाती है और इस बार वो रित्सु को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और तब ऊषा उसे बचाने के लिए अपना हाथ बीच में ले आता है और तब सयाका तो नहीं लेकिन रित्सु का होठ ऊषा के हाथ पर लग जाता है। इससे ऊषा की बत्ती उड़ जाती है और वो देखता है कि रित्सु शर्मा रही है और ऊषा के हाथ पे रित्सु की लिपस्टिक का निशान है। इससे रित्सु काफी एम्बैरेस हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। ऊषा भी उसके पीछे जाता है और तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है और सयाका को थ्रेट देने लगती है कि तुम ही हो जो इन दोनों के बीच में आग लगाती रहती हो। यहाँ ऊषा रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया और अपने हाथ को देखने लगता है। तभी यहाँ ग्रैंड माँ आकर उससे बोलती है तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। लेकिन ऊषा कहता है कि मैं हर बार सारी चीजें बिगाड़ देता हूँ, ऐसे तो मैं उनके क्लोज कभी नहीं जा पाऊंगा। तब ग्रैंड माँ बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि उसे पाना आसान नहीं, पर तुम्हारी कोशिश से लगता है कि ये मुश्किल भी नहीं है। और खाना खाते वक्त भी ऊषा और रित्सु आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। ये देखकर म्यामी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों कितने इनोसेंट हैं, और वो बोल भी देती है। और तब रित्सु के कान लाल हो जाते हैं और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब अगली सुबह ऊषा कॉरिडोर से जा रहा होता है, तभी उसके मुंह पे पिचकारी आकर लगती है जो कि म्यामी ने मारी थी। साथ ही वो बोलते हैं कि अब तुम्हें कहीं गर्मी तो नहीं लग रही। ऊषा बोलता है कि तुम यहाँ ये क्या कर रही हो। म्यामी उसे बताती है आज गर्मी कुछ ज्यादा है इसीलिए हम सब खेल रहे हैं। तो ऊषा बोल देता है कि तुम्हारे अंदर की चीजें मुझे दिख रही है। एंड म्यामी बिंग म्यामी उस पर गुस्सा करने लगती है। अब शिरो उसे बताता है कि ग्रैंड में जब सफाई कर रही थी तो उन्हें सब कुछ मिला, और तुम मानोगे नहीं हमसे ज्यादा तो रित्सु खुश है। तब ऊषा और भी ज्यादा खुश होने लगता है कि रित्सु ने भी कैसे कपड़े पहने होंगे और वो भी खेल रही है। तभी यहाँ रित्सु आ जाती है, लेकिन उसने तो सूट पहन रखा होता है। और तब म्यामी बोलती है तुम्हारे सारे सपने पर तो पानी फिर गया। ऊषा अजीब सी एक्टिंग करते हुए बोलता है सेंपाई मैं सरेंडर करता हूँ, और यहाँ सेंपाई उस पर वाटर गन फायर कर देती है और सभी लोग खेलने लग जाते हैं। यहाँ सयाका बगल में बैठी होती है। ग्रैंड माँ उससे भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देती है और अब सब लोग खेल लेते हैं और शाम हो जाती है। ऊषा नहाकर कॉरिडोर से जा रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि आज सबने एंजॉय किया। तब उसे रित्सु की बुक मिलती है पढ़ी हुई और वो उसे उठा लेता है। वो पहचान जाता है कि ये रित्सु की ही बुक है और अब वो उसे पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद रित्सु बुक को ढूंढते हुए ऊषा के कमरे में आती है और देखकर हैरान होती है कि ऊषा बुक को पढ़ते वक्त हंस रहा होता है। ऊषा रित्सु को देख लेता है और उसे स्टोरी बोलने लगता है कि मैंने बिना पूछे आपकी बुक पढ़ ली। लेकिन रित्सु से पूछती है आखिर तुम क्या पढ़ रहे थे। ऊषा बताता है कि ऐसा कुछ खास नहीं, बस मुझे एक सीन मिल गया था, और वैसे भी मुझे हार्ड कॉम्प्लिकेटेड बुक्स नहीं पढ़ी जाती, पर ऐसी बुक जो सिंपल हो उन्हें पढ़ने में मुझे काफी मजा आता है। अब रित्सु फनी सीन के बारे में ही बात करने लगती है। क्या तुम उस असिस्टेंट वाले सीन की बात कर रहे हो। ऊषा बोलता है हाँ आपने सही कहा, वो बहुत ज्यादा फनी था। खैर ये लीजिए आपकी बुक। लेकिन तब रित्सु बोलती है कि मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है, अब तुम इसे पढ़ सकते हो, और यहाँ से चली जाती है। ऊषा हैरान होता है कि आज रित्सु ने इस पर गुस्सा नहीं किया और उसे थैंक्स बोलता है। बाहर से म्यामी और शिरो आ रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर रित्सु इतनी खुश क्यों है, और हम देखते हैं कि रित्सु काफी अच्छे से
उसे स्माइल कर रही होती है। अगले दिन ऊषा कॉरिडोर में लेटकर बुक को पढ़ रहा होता है। तब रित्सु उसके पास आती है और पूछते है कि आखिर तुम कहाँ तक पहुँचे। ऊषा बताता है कि वो इतना फास्ट रीडर तो नहीं है, वो काफी स्लो पढ़ता है और अभी वो 4th चैप्टर के मिड में है। तभी मियामी आकर उसे खींचकर लात मार देती है और हंसने लगती है। तब ऊषा बोलता है कि अगर तुम्हारे लात इतनी ताकतवर है तो अपने 3 टाइमर एक्स को क्यों नहीं मारती हो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे ऊषा भूल जाता है कि यहाँ पर रित्सु भी है। और तब मियामी इसी मौका का फायदा उठाकर ऊषा से बोलती है, देखो यहाँ रित्सु आ गई। ऊषा फ्लो में गुस्से में उससे बोल देता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और जब तक उसे रियलाइज होता रित्सु यहाँ से जा चुकी होती है और अब वो रिग्रेट करने लगता है कि उसने दोबारा से सब कुछ बिगाड़ दिया। अब रात के समय सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तभी सब रित्सु को बोलते हैं कि कोई स्टोरी सुनाओ, क्योंकि तुम तो काफी बुक पढ़ती हो। रित्सु मना कर देती है कि इसमें कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। अब यहाँ काफी ज्यादा बकवासें होती हैं और बीच में ये लोग स्टोरी भी सुनाने लग जाते हैं, जिसके अंदर शिरो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर वो मरता है, उसके अंदर से ऊषा निकलता है, एक ओल्ड कपल रहते हैं जो उसके साथ गंदी हरकतें करने वाले होते हैं। ऐसे ही कुछ स्टोरी होती है, बहुत बेकार स्टोरी रहती है। सीरियसली तुम्हें भी मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं सुना रहा। अब स्टोरी खत्म होने के बाद ऊषा बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा थक गया। तब शिरो से बोलता है कि तुम अगर रात भर ऐसे ही बुक पढ़ते रहोगे तो थकोगे ही। और ऊषा बोलता है मैं थक तो गया, लेकिन वो स्टोरी सच में काफी ज्यादा मजेदार थी, क्यों है ना सेंपाई। तब रित्सु उसको घूरने लग जाती है। ऊषा को लगता है कि उसने गलती कर दी उसे रोककर, लेकिन तब रित्सु बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, वो एलिवेटर वाला सीन तो काफी ज्यादा मजेदार था। हाँ आपने सही कहा सेंपाई, और वो बनी वाला भी। दोनों काफी स्माइल करते हुए खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और चारों उसे देख रहे होते हैं। और तब गहना बोलती है, इस तरह से एक दूसरे से बातें करना ये किसी प्यार की तरह है। दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के ओपिनियन थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं कैरेक्टर्स को लेकर। किसी को कैरेक्टर पसंद है, किसी को नहीं है। रित्सु अपना मुंह नीचे कर लेती है। ऊषा को लगता है कि उसने फिर से बात बिगाड़ दी, उसे उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था शायद। और ये चारों बाहर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये कितना बेवकूफ है, ये शायद देख नहीं रहा कि रित्सु कितनी ज्यादा खुश है और सच में कितनी प्यारी लग रही होती है भाई। अगली सुबह ऊषा रित्सु से माफी मांग रहा होता है कि वो इस बार रेंट पे नहीं कर पाएगा। पर रित्सु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मियामी और सहायका तो लेट ही बिल पे करती हैं, बस एक शिरो ही है जो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर दे देता है रेंट। और उसको बिलीव नहीं होता कि आखिर वो इतने करेक्ट टाइम पे पैसे देता कहाँ से, आखिर वो करता क्या है। और तब बगल से शिरो बम्बू लेकर जा रहा होता है, जो देखकर दोनों को लगता है कि शायद ये यही बेचता है। अब शाम के समय दोनों घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि बम्बू तो असल में शिरो घर पर लेके आया है। तब मियामी बोलती है कि आखिर तुम इसे कुछ बनाने वाले हो क्या। और सहायका फिर से मियामी को परेशान करने लग जाती है। तब यहाँ ग्रैंड माँ बोलती है कि शिरो तुम्हारे लिए पुलिस का फोन आया है। तब सहायका में बोलती है लगता है ये अरेस्ट होगा, अरेस्ट ही होगा ये। और शिरो बोलता है कि फोन पे हूँ, मुझे कैसे अरेस्ट करेंगे। अब शिरो कॉल अटेंड करता है और थोड़ी देर बाद वो सबको बताता है कि वो जब जा रहा था तो उसे एक वॉलेट पड़ा मिला, जिसे उसने पुलिस को दे दिया और अब वॉलेट का ऑनर मिल गया है और अब वो मुझे शुक्रिया बोलना चाहता है, इसीलिए वो कल हमारे यहाँ आ रहा है। ऊषा बात करता है कि शायद वो लड़की हो सकती है। अब अगले दिन के घर पर एक लेडी आती है अपनी बच्ची के साथ और शुक्रिया करती है कि मेरा वॉलेट वापस कर दिया और साथ में कोई गिफ्ट देती है, लेकिन ग्रैंड माँ उसे लेने से मना कर देती है। अब ग्रैंड माँ उस छोटी सी बच्ची से उसका नाम पूछती है, जो कि चिनात्सु होता है। लेडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और यहाँ ऊषा और बाकी सब दूर से देख रहे होते हैं और उन्हें भी ये महसूस हो जाता है और वो बोलते हैं कि ये शिरो है, तो लेडी अनकंफर्टेबल फील जरूर करेगी। ग्रैंड माँ चिनात्सु को पुडिंग ऑफर करती है पर उसकी माँ मना करती है, बोलती है कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है कि आप घर जा सकती हो, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अब वो पुडिंग खाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ उसकी माँ माफी मांगती है कि मेरी बेटी को माफ करना, पुडिंग उसको ज्यादा ही पसंद है। शिरो फिर से बाहर कुछ क्राफ्ट कर रहा होता है और लड़की उससे आकर पूछती है आखिर आप क्या बना रहे हो। शिरो बताता है कि वो कुछ पाइथागोरस स्विच बना रहा है। बच्चे पूछने लगते हैं कि यहाँ कोई बच्चा है, जिस पर शिरो साफ मना कर देता है। तो पूछती है फिर आप ये क्यों बना रहे हो। वो कहता है मजे के लिए, और कैसे बच्चे इससे खेल सकते हैं, हम बड़ों को भी हक है थोड़ा मजे करने का। वो पूछती है कि तुम्हें इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर शिरो बताता है कि आज तो ये नहीं बनेगा। और फिर बोलता है कि तुम यहाँ कल भी आ सकती हो अगर फ्री हो तो। ची बाय कर सबको घर जा रही होती है और शिरो बोलता है कि क्यूट है, बस मुझे देखना है कि क्या ये कल वापस आएगी। और अगले दिन वो सच में आ जाती है और शिरो से पूछती है कि क्या वो पूरा हुआ, जिस पर शिरो कहता है कि नहीं। तो बच्ची बोलती है पूरा दिन तो तुम बेकार ही बैठे रहते हो, आखिर वो पूरा क्यों नहीं हुआ। शिरो बताता है कि उसे और भी काम होते हैं, असल में वो नोवेल्स लिखता है, जो सुनकर वो बच्ची अजीब सा फेस बनाने लगती है। शिरो से बोलता है कि हम बड़े लोगों को भी थोड़ा काम करना रहता है। जो बच्ची बोलती है हमें टीचर कहते हैं कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, पर शिरो बोलता है कि कभी कभी हार मानना जरूरी होता है। अब बच्ची बोलती है कि ऐसी बात है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारी मदद करने। जिस पर शिरो बोलता है फिर तुम्हारे दोस्तों का क्या। और वो बच्ची बोलती है उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। और ऐसी अगले दिन वो बच्ची दोबारा आ जाती है और शिरो पर गुस्सा करते हुए दादी अम्मा की तरह बोलने लगते हैं कि देखो तुमने काम पूरा नहीं किया। सभी देखते हैं कि बच्ची रोज आ रही है, शायद वो शिरो से अटैच हो चुकी है काफी ज्यादा। वो लोग देखते हैं कैसे वो मजे करते हुए उस गेम को बना रहे हैं मिलकर। अब वो बच्ची शिरो से बोलती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तब शिरो से बोलता है कि ये तुम मुझे 9 साल बाद बोलना, जब तुम 18 की हो जाओगी। और सब लोग का होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। शिरो को कुछ काम पड़ जाता है और वो उसको इंतजार करने के लिए बोलता है और यहाँ बच्ची बरामदे में बैठकर वेट कर रही होती है। तब मियामी बोलती है लगता है मुझे कुछ करना होगा और उस बच्ची के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि सुनो बच्ची, तुम्हें शिरो जैसे लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी वो फेलियर है और पूरा बेकार
है, अगर तुम्हें किसी को पसंद करना ही है तो ऊषा को क्यों नहीं। और ऊषा दूर से बोलता है नहीं मेरे से दूर रहो, पर बच्ची सब चीजों के लिए मना कर देती है। तब मियामी शिरो घर में उल्टा बोलने लगती है कि वो एकदम गधा बेकार फीलर आदमी है। पीछे से सब बोलते हैं कि तुम भी तो ऐसी ही हो, ये लोग अलग मजे ले रहे हैं यहाँ से। अब मियामी बोलती है और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वैसे क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बच्ची सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है, जिस पर मियामी एकदम भड़क जाती है और बोलने लगती है बच्चों को वैसे ही प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और पीछे सयाका हंसने लग जाती है इसकी बातें सुनकर। अब मियामी बोलती है और वैसे भी वो मेरा कुत्ता है, शिरो मेरा कुत्ता है। ये सुनकर बच्ची रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है और सब मियामी को ब्लेम करते हैं कि तुमने बच्ची को रुला दिया, वो तो बच्ची है, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और शिरो बात करने लगता है कि चिनात्सु आई नहीं, आखिर क्या बात हो गई। ग्रैंडमा भी इस बात पे हैरान होती है। अब सयाका बताती है कि इस रूम में किसी ने उससे लड़ाई कर ली और उसे रोते रोते भगा दिया। और मियामी अपना इल्जाम ऊषा पर लगाने लगती है और सबको असलियत पता चल जाती है। अब इसके बाद मियामी बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इंतजार कर रही थी और मुझे देखा नहीं गया और मैं उसे बस समझा ही रही थी। शिरो सबको शांत करता कहता है कि मुझे माफ करो, मैंने उसे मना किया है और वो कल से नहीं आएगी। ऐसे ही 3-4 दिन उसके बाद भी बीत जाते हैं और वो बच्ची नहीं आती और ऊषा और रित्सु बात करते हैं कि आखिर वो बच्ची क्यों नहीं आ रही। लगता है उसे शिरो के बारे में इतना उल्टा सुनकर बुरा लगा, आखिर शिरो में इतना अच्छा क्या है, और उससे अच्छा तो तुम हो ऊषा। और ये सुनकर ऊषा खुश होने लग जाता है कि रित्सु उसकी तारीफ कर रही है और साथ में थोड़ी बेइज्जती भी। पर तब वो दोनों देखते हैं कि चिनात्सु को उसके दोस्त इग्नोर कर रहे हैं और वो रोते रोते यहाँ से जाने लग जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि उसकी कोई दोस्त नहीं है और यहाँ वो घर पे बात बता देते हैं, जिसके बाद सयाका उसे रियलाइज कराती है मियामी को कि आखिर तुमने क्या कहा था। मियामी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे और ऐसा ही हो रहा है और वो डर चुकी है काफी ज्यादा। तभी उनके घर पे चिनात्सु की मॉम आती है और बताती है कि चिनात्सु मिल नहीं रही है, उन्हें लगा कि यहाँ पर होगी और अब सभी लोग चिनात्सु को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब यहाँ ऊषा अपनी साइकिल लेकर उसे ढूंढने के लिए कहीं और जा रहा होता है। तभी उसे झाड़ी से आवाज आती है और वो देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चिनात्सु होती है। अब वो बताते हैं कि हमने तुम्हारी मॉम को बुला लिया और वो थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाएंगे। सब बच्ची को समझाने लगते हैं। तब मियामी बोलती है कि तुम्हें अकेले ही रहना ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो ये भी तुम्हारे लिए ठीक ही है। बच्ची के लिए बात सुनकर सब डर जाते हैं। तब सयाका बोलती है कि मियामी भी ऐसी है, उसका भी कोई दोस्त नहीं है, वो लोनली है। तब मियामी रित्सु को भी तब खींचती है और बोलती है कि इसका भी कोई दोस्त नहीं है, ये तो एकदम लोनर है। पर रित्सु काफी गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारा रेंट 3 गुना बढ़ा दूंगी और इससे मियामी डर जाती है। वो बच्ची रित्सु से पूछती है तो सही में क्या आपके कोई दोस्त नहीं है, जिस पर रित्सु कहती है हाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वैसे तुम्हारी भी तो नहीं है, तुम्हारी क्या उनसे लड़ाई हो गई है। चिनात्सु रीजन बताती है कि लड़ाई क्यों हुई थी। क्लास में असल में सभी लोग एनिमे टीसी के बारे में उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते हैं उसके दोस्त लोग, और क्योंकि चिनात्सु हमारी सब्सक्राइबर है उसे गुस्सा आ जाता है और उन सब पे चिल्ला देती है, जो सुनकर पूरी क्लास डर जाती है और सब लोग उससे डरने लगते हैं और दूर रहने लगते हैं। चिनात्सु बोलती है कि हाँ इसमें मेरी गलती है पर थोड़ी गलती उनकी भी है क्योंकि मुझे एनिमे टीसी के अलावा कोई और एनिमे पसंद ही नहीं है। तब मियामी काफी सिंपली बोलती है इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ अपने दोस्तों को टॉफी दे दो और सॉरी बोल दो, वो वापस दोस्त बन जाएंगे। चिनात्सु बोलती है ये इतना भी इजी नहीं है, जब भी मैं क्लास में जाती हूँ सभी लोग मुझे अजीबी नजरों से देखने लग जाते हैं, वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करते हैं। मैं इससे इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा मियामी से समझाने लगती हैं क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें मरने की क्या पड़ी है और मरने से क्या ही हो जाएगा। अब ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या तुम्हें पुडिंग खानी है, जिसे बच्ची हाँ बोलती है रोते रोते, और अब वो पुडिंग काफी जोर जोर से खा रही होती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए और दोस्त भी तुम्हारे कभी न कभी वापस बन ही जाएंगे, तुम बस खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए बाल्टी भर कर पुडिंग बनाऊंगी। शिरो भी कहता है कि सैटरडे तक मैं उस गेम को पूरा कर दूंगा तो तुम अपने दोस्तों को लेकर आ जाना। ची काफी खुश हो जाती है और अब उसकी मॉम उसे लेकर चली जाती है। और अब हम देखते हैं सैटरडे का सीन जहाँ पर वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ आई होती है। ये देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। अब शिरो सबको बताता है कि इस गेम को मैंने और चिनात्सु ने मिलकर बनाया है। अब वो इस गेम को स्टार्ट करता है और ऊपर से एक बॉल को डालता है जो कि बैम्बू में ट्रैवल करते हुए अजीब अजीब जगह से टकराते हुए नीचे तक आती है और एंड में पानी को छोड़ देती है और बैम्बू में पानी बहता हुआ उसके अंदर से रॉमिन आने लगता है। लेकिन यहाँ पानी कहीं पड़ जाती है और वो काफी धीरे धीरे आ रहा होता है। सभी शिरो की बेइज्जती करने लगते हैं, जिसके पास शिरो यहाँ पर पाइप ही लगा देता है और गेम काफी अच्छा बनता है। अब चिनात्सु रित्सु से उसको दोस्त बनने के लिए कहती है, जिस पर रित्सु कहती है कि पहले तुम मुझे लोनर बोलना बंद करो। और प्रॉमिस के हिसाब से ग्रैंडमा यहाँ पर बकेट भरकर पुडिंग बना के लाती है और सारे बच्चे बकेट में ही खाने लग जाते हैं, जो देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद शिरो बताता है कि और उसी दिन से वो बच्ची यहाँ वापस कभी नहीं आई। सबसे पूछता है तो क्या तुम उदास हो, जिस पर शिरो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, असल बात तो ये है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा ही सारी जिम्मेदारियां बड़ों पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। यहाँ ग्रैंडमा आती है और बताती है कि खाना बन चुका है। तब शिरो बोलता है कि मैं उदास नहीं हूँ,
अगली रात सभी मिलकर एक पोस्टर पढ़ रहे होते हैं जिसके अंदर लिखा था कि इनके शहर में एक मोलेस्टर है जो अकेली लड़कियों को सेक्सुअली सेड्यूस करता है। यहाँ शीरो भी कहता है कि मोलेस्टिंग कितनी गंदी चीज है। तब ग्रैंडमा बोलती है कि तुम भी तो कुछ इसी तरह हो, गंदी गंदी हरकतें करते हो। जो कहता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, भले वो मेरी तरह दिखता है लेकिन मैं मोलेस्टिंग नहीं करता। अब उसा रित्सु से पूछता है कि क्या आपको कभी किसी मोलेस्टर ने परेशान किया है, जिस पर वो साफ मना कर देती है। तो ये सुनकर सायका बोलती है कि तुम तो हमेशा बुक पढ़ती रहती हो, क्या होगा अगर कोई मोलेस्टर तुम्हारे बगल में आ जाए और तुम्हें टच करना लगे। ये सुनकर उसा रित्सु की काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। ये बातें सुनकर ग्रैंडमा बोलती है अब से रित्सु तुम्हारा बाहर बुक पढ़ना मना है। रित्सु बोलती है मगर मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे काफी सारी बुक पढ़नी है। तो ग्रैंडमा बताती है कि समर ब्रेक आने वाला है, तब तुम उसमें पढ़ लेना। तुम बुक पढ़ते वक्त अगल बगल ध्यान भी नहीं देती और डिफेंसलेस हो जाती हो, तो तुम्हारा बाहर बुक पढ़ना बना है। तब रित्सु बोलती है कि मेरे पास उसा कुन है, वो मुझे बचाएगा। और अब से अगले दिन स्कूल के बाहर उसा रित्सु का वेट कर रहा होता है और फिर वो दोनों साथ साथ घर जाने लगते हैं, जहाँ उसा बताता है कि अब से वो मेरा इंतजार करती है और मैं उसका इंतजार करता हूँ। भले ये मोलेस्टर की डर की वजह से हो, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। अब घर पे उसा काफी ज्यादा थका होता है। तब यहाँ बोलती है तो क्या तुम 3 दिन में ही उसके बॉयफ्रेंड के थक गए। उसा पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। तब सायका बोलती है कि रित्सु जहाँ बहुत सेल्फिश है, वो तुम्हें कुत्ते की तरह अपने अगल बगल घुमाती रहती है। और गलती से रित्सु बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। और तब उसा बोलता है कि कोई बात नहीं, वो चाहे कितनी भी सेल्फिश हो, उन्हें बुक पढ़ना पसंद है और मैं इससे ही खुश हूँ। अब अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि वो मोलेस्टर को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसे रात को ही अरेस्ट कर लिया और ये सुनकर रित्सु तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसा ये सब नोटिस कर रहा होता है। और अब रित्सु काफी सारी बुक पढ़ने के लिए तैयार होकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है। शाम के समय उसा और ग्रैंडमा बाहर बैठे होते हैं। उसा बोलता है कि काफी देर हो गई लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तो ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम्हें पता ही है उसे बुक पढ़ना कितना पसंद है, वो जल्दी आती होगी, वैसे भी रात होने ही वाली है। तभी वो 2 बच्चे भागते हुए आती हैं और बोलती हैं कि वो बहरूपिया, वो गंदी हरकत करने वाला आदमी। ग्रैंडमा को समझ में आता है कि मोलेस्टर अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ और वो काफी डर जाती हैं। और हम यहाँ देखते हैं रित्सु को जो कि अंडरग्राउंड रास्ते से आ रही होती है बुक पढ़ते हुए। तब वहाँ वही मोलेस्टर आ जाता है और अचानक से रित्सु के सामने आ जाता है। क्या गंदी हरकत कर रहा है, लेकिन रित्सु बुक पढ़ते हुए उस पर ध्यान भी नहीं देती। तभी मोलेस्टर उसे पीछे से हाथ लगाता है और तभी यहाँ ऊसा आ जाता है और वो मोलेस्टर को देखकर बोलता है ओए छुट्टी नुन्नी वाले। देख के मोलेस्टर भागने लग जाता है। तभी यहाँ मियामी आ जाती है और तब ऊपर से सायका आकर उस मोलेस्टर के खींच कर लात मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ शीरो रस्सियां लेकर आता है और उसको काफी अजीब तरीके से बांध देता है। अब पुलिस उस मोलेस्टर को अरेस्ट कर लेती है और अब घर पर रित्सु चुपचाप बचकर भाग रही होती है। तभी उसा बोलता है सेंपाई आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अभी आपको पता ही नहीं था कि वो मोलेस्टर वहीं पर था, अगर वो आपको कुछ कर लेता तो आप चिल्ला भी नहीं पाती। रित्सु को सुनाने लगता है और बोलता है कि आपको अपनी मनपसंद बुक घर में ही पढ़नी चाहिए। रित्सु बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी और जाने लगती है। इससे उसा को उस पर गुस्सा तो आ रहा होता है पर कुछ कर नहीं सकता। वो रित्सु से काफी गुस्से में देखती है और फिर बोलती है मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी और तुम्हारा शुक्रिया सब कुछ करने के लिए। सुनकर उसा काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर तब रित्सु उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है। उसा देखता है कि वो तो गर्ल्स एरिया है और साथ ही रित्सु ने अपने हाथ में वुडन स्वॉर्ड पकड़ी है, पर तब भी वो कदम रख देता है और रित्सु उसको धो डालती है। अब अगले दिन काफी गर्मी होती है। उसा सोचता है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो रित्सु को चुप चुप कर देखेगा कैसे। यहाँ रित्सु बुक पढ़ रही होती है। तभी उसा उससे पूछता है कि क्या ये नई बुक है, जिस पर वो बोलती है हाँ और ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड है। तब उसा रित्सु से बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकती हो, जिस पर सेंपाई बोलती है कि मैं सोच कर बताती हूँ। अब यहाँ ग्रैंडमा सबसे बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और खाना बनाने की हालत में नहीं हूँ, तो आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो कौन खिलाएगा खाना। सब के सब मना कर देते हैं और आखिर में शीरो को फंसा देते हैं। अब सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं जो कि असल में ग्रैंडमा की फ्रेंड का ही होता है। अब वो आपस में बात करते हैं जहाँ उनकी फ्रेंड बताती है कि काफी सारे पार्ट टाइमर यहाँ क्विट कर चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ नए वर्कर्स चाहिए टेम्परेरी टाइम के लिए, कोई ऐसा जो सच में अच्छा हो। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके अंदर सायका और मियामी आपस में लड़ रही है। शीरो अजीब हरकतें कर रहा है लेकिन सिर्फ ऊसा ही है जो उन चारों को कंट्रोल कर रहा है। और ये देखकर ग्रैंडमा और उसकी फ्रेंड सोच लेती है कि ऊसा को ही जॉब दी जाएगी। अब ऊसा ही बताता है कि वो भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही रहा था, जिस पर वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम यहाँ काम कर सकते हो और ये पुराना जैपनीज कैफे है और साथ ही मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी और तुम अपनी गर्मियों तक यहाँ तो काम कर ही सकते हो। और तब ऊसा पूछता है कि कहीं यहाँ कुछ वियर्ड लोग तो नहीं, जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ सब यूनिक लोग हैं। और ये सुनकर उसे शीरो की याद आ जाती है, जिसके लिए वो साफ मना करता है कि वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो वो उसे बोलती है कि यहाँ पर निक नेम्स भी दिए जाते हैं जो काम करते हैं। तब सायका और मियामी उसे अजीब अजीब नेम देने लगती है और इससे उसे गुस्सा हो जाता है। और वो लेडी कुछ फैंसी निकनेम्स बताती है और बोलती है कि इस टाइप के कुछ नेम दिए जाते हैं, पर तब उसा तब भी मना कर रहा होता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि ये इतना बुरा नहीं है फ्रिक शो। सभी सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब ग्रैंडमा बताती है कि उसा का निकनेम फ्रिक शो है, उसे स्कूल में सब इसी नाम से बुलाते थे। और अब मियामी उससे पूछती है तो आखिर इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन उसा बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तब सायका धमकी देती है कि मैं ये बात सबको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आखिर में उसे ये स्टोरी बतानी ही पड़ती है। वो बताता है कि उसके स्कूल में काफी अजीब अजीब बच्चे थे। कोई था जो कोई पागल साइंटिस्ट था, कोई लड़की थी जो भूतों को देख सकती थी, और ग्रेजुएशन के टाइम पर उस लड़की ने उसकी बुक के अंदर लिख दिया फ्रिक शो मास्टर। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब उषा ग्रैंडमा से पूछता है कि आखिर
आपको ये नाम कैसे पता? तब ग्रैंड बताती है कि मैंने पहले ही तुम्हारी मदर से इंटरव्यू ले रखा है और तभी तुम्हें यहाँ रहने दिया। उषा को लगता है कि सेंपाई ने बात नहीं सुनी और उसने काफी रिलैक्स हो रहा होता है, पर असल में सेंपाई ने सुन ली होती है और अब वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। अब सभी खा पी के जा रहे होते हैं और उषा काफी गुस्से में होता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंड माँ की मदर उनके घर आई होती है और वो दोनों उषा से मिलते हैं और अब वो उषा का लुक चेंज कर उसे एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहना देते हैं और बताते हैं कि उनकी कैफे की कॉस्ट्यूम है। ये सुनकर उषा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने मना तो किया था, लेकिन वो दोनों मानती ही नहीं है। अब यहाँ पर सेंपाई भी आ जाती है और उषा को डर लग रहा होता है कि वो उसको देखकर हंसेंगी, पर असल में सेंपाई तो बस उसको देखती ही रह जाती है और काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब वो शर्मा के उषा को बुक देते हुए बोलती है कि ये लो, तुमने कल मुझसे बुक मांगी थी ना और अब तुम इसे पढ़ लेना। उषा काफी खुश होकर उनका शुक्रिया करता है और ये देखकर ग्रैंड माँ और उसकी दोस्त बोलती है अच्छा, जिसके बाद वो उसके साथ ही बुक को बांध देती है। सेंपाई से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और फिर वो देखता है कि सेंपाई उसे कैसे देख रही है और वो बोलता है कि ऐसे मत देखो, मैं मना नहीं कर पाऊंगा और अब वो जॉब के लिए मान जाता है।